दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली विश्वास की डोर पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से विश्वास की डोर टूटती है उसी दिन से पति और पत्नी के बीच कलह होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो कलह होता है वह कलह उस परिवार के लिए भारी भी पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक दिन बहुत बुरे मुसीबत से गुजरना पड़ जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा होता है। एक महिला होती है, बस अपने पति के पीठ पीछे ऐसा खेल खेल देती है कि जिसकी वजह से वह इस दुनिया को छोड़ के खुद चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक औरत अपने शौक़ के लिए या कैसा कदम उठा सकती है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और एक बार जाकर इन्हीं प्यारे हाथों से आप कमेंट में अपना नाम और पता ज़रूर दर्ज कर दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल वाले वीडियो में हम ले सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी में महानगर पड़ता है और कानपुर और ठीक उसी का ही नौबस्ता थाना लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 1 फरवरी का दिन होता है, शाम का वही 5 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त थाने में एसएचओ साहब बैठे होते हैं, रविशंकर पांडे। तो उन्हीं के सामने एक व्यक्ति हांफता डांपते हुए पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहने लग जाता है कि साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब रविशंकर पांडे जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा देखने के बाद उनको पूरी तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि ज़रूर यह व्यक्ति बहुत बड़ी मुसीबत में है भाई। और उसी वक्त उस व्यक्ति को अपने और करीब बुलाते हैं। बुलाने के बाद सत्वाना देते हैं, कहने लग जाओ बताओ तुमने कौन सा बड़ा अपराध कर दिया और तुम रहने वाले कहाँ को हो, आखिर किसके साथ इस तरह की कारनामा करके आए हुए हो। यह बात जैसे ही सामने खड़ा हुआ व्यक्ति सुनता कहने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है अब्बू फैजल और हमारा अपना खुद का साहब ससुराल यही मछरिया के ही जो इलाका पड़ता है उसी में एक राजीव नगर पड़ता है, उसी में साहब हमारा अपना ससुराल है। हमारी अपनी पत्नी है रुखसार साहब, हमने अपने इन्हीं हाथों से बड़े बेरहमी तरीके से अब उसकी हत्या कर दी है। उसकी बॉडी खुद जो है हमारे ससुराल में अब पड़ी हुई है। यह बात जैसे ही अब रविशंकर पांडे सुनते हैं, सुनने के बाद पूरी तरह से वहीं दंग सा रह जाते हैं। और उसी समय अब्बू फैजल कहने लग जाता कि साहब हमें देर ना करिए, हमें अपने कस्टडी में जल्द से जल्द ले लीजिए, नहीं तो हमारा अभी भी कुछ मूड इधर उधर चढ़ रहा है। अब यह बात जैसे ही रविशंकर पांडे सुनने के बाद उसी समय अपने पुलिस कर्मियों को आर्डर देने के बाद उसी वक्त बिना टाइम गंवाए अब अब्बू फैजल को ले जाकर वहां जेल में डाल देते हैं। अब उसी वक्त रविशंकर पांडे इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को देते हैं और साथ में फॉरेंसिक टीम को भिजवा देते हैं, अपनी दल बल टीम को लेते हैं और चंद मिनट के अंदर जो होता है मछलिया के इलाके अब राजीव नगर पहुंच जाते हैं। और जब पहुंचते हैं देखते हैं कि एक मकान है, उसके बाहर काफ़ी लोगों का, उसी मोहल्ले के लोगों का अब जमावड़ा लगा होता है। घर के अंदर जो होता है रविशंकर पांडे अपने दल बल टीम के सहित दाखिल हो जाते हैं और जैसे ही जाते हैं देखते एक फर्श है, उसी फर्श पर एक महिला की डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है। यह असर देखकर थाना प्रभारी और साथ में एसएचओ साहब अब रविशंकर पांडे पूरी तरह से अब दंग से रह जाते हैं। बगल में पड़ा एक सिलबट्टा होता है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। अब रविशंकर पांडे देखते पहली नज़र में पहचान लेते हैं कि बस करो इसी का उपयोग कर इस महिला के साथ बड़े बेरुखी से हत्या की गई है। वहाँ पर खड़े एक महिला होती है जो बड़े तेज़ से दहाड़े मार कर चिल्ला रही होती है। पुलिस की टीम जब उस महिला के करीब जाती है तो वहाँ कुछ महिला सिपाही कर्मी होते हैं। महिला सिपाही कर्मी उस महिला को सत्ताना देते, भरोसा दिलाते हैं और उससे वहीं पूछताछ करते पता चलता है वह जो महिला होती है वह रुखसार की अपनी माँ शमशाद बेगम होती है। और पुलिस की टीम जैसे ही शमशाद बेगम को समझाते बुझाते पूछताछ करती है, शमशाद बेगम यही कहने लग जाती है कि साहब अभी हम चंद कुछ घंटे पहले अपनी छोटी बच्ची का इलाज कराने के लिए अपने पास एक डॉक्टर है जो खुद के हैं उन्हीं के पास ले गए थे। लेकिन साहब इलाज कराकर हम जब लौटते हैं, जब कमरे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो दरवाज़ा होता है साहब अंदर से बंद है।
लेकिन उसी वक्त हमारी बेटी बड़ी तेज़ से चीख चिल्ला रही होती है और साहब हमारे मन में बड़ी शंकाएं होने लग जाते हैं। हम कई बार दरवाज़ा पीटते आवाज़ लगाते हैं कि दामाद जी दरवाज़ा खोल दो, लेकिन साहब अंदर से कोई और रिस्पॉन्स नहीं आता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद वहाँ काफ़ी सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। पड़ोसी भी समझ जाते हैं कि अंदर कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है। पड़ोसी उसी वक्त साहब दरवाज़ा खोलते हैं और चंद मिनट के बाद जो होता दरवाज़ा तो खुलता है, लेकिन हमारा जो अपना दामाद होता है अब्बू फैजल साहब अंदर से पूरी तरह से उसके हाथ खून से रंगे हुए बाहर निकलते हैं। और जैसे ही बाहर निकलता कहने लग जाता है कि सासू माँ जी हमें भी आप मौत की नींद सुला दीजिए। यह बात कहते हुए कहने लग जाता है कि हमने आपके बेटी को मौत की नींद सुला दिया है। और उसी वक्त साहब न जाने यहाँ से कहाँ चला गया। आगे की कार्रवाई पुलिस समझ जाती है और उसी वक्त जो होता है पुलिस की टीम घटनास्थल का तौर तरीके अपने हिसाब से निरीक्षण कर लेती है। करने के बाद रुखसार की बॉडी का वहीं पंचनामा भरती है और पंचनामा भरने के बाद उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। इधर पुलिस के सामने जो होता है रुखसार के हत्या का जुर्म पहले से ही उसका अपना जो पति होता है अब्बू फैजल ने कबूल कर लिया था, जिसकी वजह से खुद जाकर शमशाद बेगम के ही तहरीर पर खुद उसके अपने जो दामाद होता है अब्बू फैजल के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस की जो टीम होती है बिना टाइम गंवाए इधर थाने पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अब्बू फैजल से वही पूछताछ करती है, लेकिन अब्बू फैजल जो पुलिस के सामने सच्चाई रखता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा तक थर्रास आ जाता है। असल में उसी मछलियाँ जो इलाका पड़ता है उसी का इलाका है अब राजीव नगर। उसी राजीव नगर में ही एक रहने वाली किराएदारनी होती है शमशाद अब बेगम। उसके जो अपने सफ़र होते हैं ठीक घटना से 1 दशक पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन शमशाद बेगम के अपने टोटल सिर्फ 3 बच्चियाँ होती हैं। जो बड़ी बच्ची होती है शमशाद बेगम कैसे ना तैसे कर उसकी शादी कर देती है, लेकिन दूसरे नंबर की जो उसकी अपनी बच्ची होती है खूबसूरत बच्ची होती है वह कोई और नहीं होती है बल्कि खुद अब रुखसार होती है। रुखसार देखने में बड़ी चंचल होती है, लेकिन यह शमशाद बेगम जो होती हैं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करती थी ताकि बच्चे आगे चलकर अपना भविष्य जो होता है खुद बना सके। और इसी कोशिश में शमशाद बेगम अब तीनों बच्चियों की परवरिश में लगी पड़ी होती है। लेकिन इसी बीच उनकी जो अपनी मछली बेटी होती है अब वहीं पास एक स्कूल होता है, अब उसी में जाकर मौके पर दाखिला ले लेती है। और जब ले लेती है तो मौके पर अब उसी में पढ़ाई करने लग जाती है। पढ़ाई करते करते जब कुछ वक्त बीतता है तो इधर खुद रुखसार को लगने लग जाता कि हमारी वह स्थिति आज की है जिस स्थिति में युवतियाँ अपने रंग दिखाती है, क्योंकि उस समय जब चेहरे के सामने रुखसार खड़ी होती है तो अपने कुछ प्रदर्शन को देखती उसको यकीन हो जाता है कि हमारे अंदर अब चाल ढाल बदलने वाले हैं। तो इसी बीच रुखसार को देखकर उस गलियों के जितने भी लड़के होते हैं उसकी खूबसूरती का देखकर इतना तारीफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से रुखसार भी समझ जाती है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। और रुखसार अपने भाव जो होता है अपने गलियों में युवकों के सामने जमाना शुरू कर देती है। अब युवक की नज़र जब भी रुखसार के ऊपर गली में गुजरते वक्त पड़ता तो युवक जो होते हैं देखकर लार टपकाना शुरू कर देते हैं। इर्द गिर्द इस तरह रुखसार के मरने लग जाते हैं, लेकिन रुखसार जो होती है किसी को चारा तक नहीं डालती थी। युवक काफ़ी भी कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे ना तैसे कर रुखसार जो होती है उनसे किनारा अब कस लिया करती। वक्त गुजरने लग जाता है। तब इसी बीच रुखसार की ज़िंदगी में उसी इलाके का दूसरे ही छोर का रहने वाला होता है अब्बू फैजल। अब्बू फैजल के परिवार में अपनी माँ होती है, उसके अपने टोटल 2 भाई भी होते हैं। लेकिन अब्बू फैजल जो होता है मौके पर वहीं पास एक फैक्ट्री होता है जूता, उसी में जाकर नौकरी करता था और उसी के बदबूते उसके परिवार का खर्चा बर्चा चल जाया करता था। और तभी घटना से मात्र जो होता है अब 6 साल के आसपास अब्बू फैजल की मुलाकात एकदम अपने गली में अब जाकर अब रुखसार से हो जाता है। अब जैसे होता है तो उसकी खूबसूरती को देखता दीवाना सा हो जाता है, क्योंकि रुखसार और अब्बू फैजल दोनों बचपना के दोस्त होते हैं। एक ही मदरसे में दोनों साथ पढ़े होते हैं। पढ़े होने की वजह से दोनों की दोस्ती होती है अब बचपन से बनी होती है। होने की वजह से जैसे ही मुलाकात गली में जाकर इधर खुद अब्बू फैजल का अब रुखसार से होता है, होने के बाद जो होता है इर्द गिर्द उसी दिन से मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन रुखसार जब भी अपनी नज़र घुमाती तो अपने सामने जो होता है अब बाबी पुरवा जो ईदगाह के बगल है उसी मकान के बगल अब रहने वाला यही होता है अब्बू फैजल।
अब उसी के घर के सामने जब कभी भी रुखसार गुजरती तो सामने खड़ा हुआ सीधा का सीधा अबू फैजल ही मिलता। अबू फैजल जो होता है अब रुखसार से बात करने के लिए आए दिन उसके इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है, लेकिन जब भी उसी मुलाकात करने के लिए आगे बढ़ता रुखसार जो होती कन्नी काट लेती। अबू फैजल समझ जाता है कि रुखसार की जो मुस्कुराहट है वह बता रही है कि आखिर जो थे रुखसार अब हमसे चाहते क्या है, जिसकी वजह से उस दिन से इस तरह इर्द गिर्द मंडराने लग जाता है कि जल्द जल्द अपने दिल का इजहार करने के लिए उसके पीछे भी पड़ जाता है। और मौका भी एक दिन मिल जाता, तभी उसी बीच बाबू पुरवा से और मौके पर जैसे गुजर रहा होता है तो उसी बीच रुखसार एकाएक गली के किनारे होती है। अब शाम का टाइम होता तो उसी बीच जो होता है अबू फैजल जाता है, देखने के बाद दौड़ कर करीब जाता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेता, कहने लग जाता है कि रुखसार, कई दिन से हम तुम्हारे सामने अपने दिल की बात करना चाहते हैं। लेकिन रुखसार जैसे उसके चेहरे को देखती समझ जाती है कि आखिर अबू फैजल कहना क्या चाहता है, क्योंकि रुखसार को पहले से भनक लग चुका होता, उसकी दिल की उमंगें पहले से उफाड़ मार चुकी होती है और जानने के लिए बेकरार पहले से पड़ी होती हैं, लेकिन वह जानना चाहती है कि आखिर अब इसके दिल में बचा क्या है। लेकिन वहीं अपने दिल को बड़ी तसल्ली देता और देने के बाद अबू फैजल जो होता है एकाएक वहीं प्यार का इजहार कर बैठता है। अब लेकिन जैसी यह बात सुनने के बाद उसी वक्त रुखसार कह देती है कि आखिर तुम बहुत गलत कदम उठा रहे हो, इस तरह की हरकत इस गली में नहीं करना चाहिए। आखिर मोहल्ले वाले देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हमारी भी अपनी इज्जत है, तुम्हारी भी अपनी इज्जत है, क्योंकि ईदगाह के लोग हमें काफ़ी जानते मानते हैं, तुम्हें भी काफ़ी जानते हैं। लेकिन उसी वक्त इधर खुद रुखसार की चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अबू फैजल जब देखता समझ जाता है कि आखिर रुखसार अब चाहती क्या है। लेकिन जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है अब अपने ही बाबू पुरवा गली में जब देखता है आते हुए खुद रुखसार को उसके करीब जाता कहने लग जाता है, रुखसार इसी वक्त चलो, अपने से दूर कुछ दूर पर अम्बेडकर पार्क है ना, उसी में चलेंगे, दोनों टाइम बिताएंगे। यह बात सुनने के बाद खुद जो होती रुखसार के दिल की उमंगें मार लेती हैं और मारने के बाद जो होता है खुद इधर अबू फैजल को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ले जाती है अम्बेडकर पार्क में। वहीं बात करते हैं, काफ़ी घंटे बात करते हैं और वहीं बैठकर दोनों साथ जीने और ज़िंदगी खूबसूरत बिताने का वादा कर लेते हैं। वादा करने के बाद इधर खुद जो होता है अब रुखसार को यकीन हो जाता है कि अबू फैजल हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र बन सकता है जो हमारी सारी खुशियों को पूरा कर सके। और उसी दिन से अबू फैजल और रुखसार के बीच रोज़ का घूमना फिरना चालू हो जाता है, क्योंकि इधर जो होता है खुद अबू फैजल कमाता ज़रूर था, लेकिन अपने का जो कमाने का जो हिस्सा होता है काफ़ी कम पैसे अपने घर वालों को दिया करता था, बाकी अपने जेब में रखता था, जिसकी वजह से उसके जेब में काफ़ी सारे और पैसे होते। उसी पैसे से इधर रुखसार के खर्चों को झेल लिया करता था और रुखसार जो होती है उसी दिन से खुद उसके लिए एकदम पागल हो जाती है। दोनों के प्यार के जो मंगे होते हैं उफान मारना शुरू कर देते हैं। ये उफान का जो सिलसिला होता है लगभग कई महीनों तक चलता है। तभी इसी बीच की जो खबर होती है या खबर आकर इधर खुद रुखसार की जो अपनी मम्मी होती है अब शमशाद बेगम को लग जाता है। लेकिन जैसे ही खबर पाती उसी वक्त अपनी बेटी को बुलाती है और समझाते बुझाते तरह तरह के भरोसे दिलाती है, यहाँ तक कि काफ़ी कस्में खिलाती है। लेकिन 4 दिन दोनों के प्यार के जो मंगे होते पूरी तरह से शांत पड़े रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब्बू फैजल को यकीन हो जाता कि अब जो होता हमारी ज़िंदगी बिना रुखसार के चलने वाली नहीं है। और तीसरी तरफ इधर खुद जाकर रुखसार को यकीन हो जाता कि अब्बू फैजल के बिना हमारी एक रात नहीं गुजरने वाली है। और उसी दिन से दोनों मिलने के लिए बेकरार उठते हैं और मिलना जुलना फिर शुरू कर देते हैं। और तभी इसी बीच अब्बू फैजल और रुखसार दोनों मिलते और मिलने के बाद जाते हैं एक मस्जिद में, तौर तरीके से अपना निकाह कर लेते हैं। और निकाह करने के बाद बाबू पुरवा के ही मकान में ले जाता है और वहीं अबू फैजल अपनी नई नवेली बेगम अब रुखसार को खूबसूरत तरीके से रख देता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी जो खबर होता है शमशाद अब बेगम जब पाने के बाद पूरी तरह से सनस रह जाती है और उसी दिन से अपनी बेटी से मुँह मोड़ लेती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है अबू फैजल अपनी खूबसूरत नई नवेली बेगम को पाकर अपनी खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाता है। और इस तरह ज़िंदगी बीतता है और बीतने के बाद जो सिलसिला होता है बड़े बेहतर तरीके से चलने लग जाता है। और जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है और बीतने के बाद जो होता है इधर रुखसार को पूरी तरह से भरोसा हो जाता कि आखिर ऐसा हमें शौहर ज़िंदगी में कभी मिल नहीं सकता था, क्योंकि अबू फैजल जो होता है जब भी छुट्टी का दिन होता है
तो उस दिन इधर रुखसार को अपने साथ लेता और लेने के बाद मॉल ले जाता, पार्क ले जाता, होटलों में ले जाता, यानी कि उसके जितने भी शौक़ होते हैं संडे के दिन पूर्ण जरूर कर दिया करता था, जिसकी वजह से रुखसार अपनी ज़िंदगी में अपना शौहर बनाकर काफ़ी खुश हो जाती। अब यह सिलसिला लगभग अब चलते चलते कई महीनों का जब वक्त निकल जाता है, तभी इसी बीच जो होता है अब शमशाद बेगम को भी पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि हमारी जो अपनी बच्ची है वह नया शौहर पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश है। अब वह खुशी में पूरी तरह से दखल देना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से अपनी बेटी के सामने खुद अपनी दोबारा अपनी बेटी को मना लेती। अब मनाने के बाद जो होता है अब खुद इधर रुखसार अपनी मम्मी के पास आना जाना शुरू कर देती। आने जाने की वजह से सिलसिला जो होता है बेहतर तरीके से बीतने लग जाता, और जैसे बीतता है तो इसी बीच की ज़िंदगी का अब 3 साल का वक्त बीत जाता है। और बीतने के बाद जो होता है इधर रुखसार एक बेटी की माँ बन जाती है, जिसका नाम बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में शहजाद रखवाती है। और शहजाद घर में होने की वजह से और घर में खुशियों का 4 चाँद भी लग जाता है, और इस तरह खूबसूरत की ज़िंदगी चलने लग जाती है। चलते चलते फिर लगभग 2-3 साल का वक्त निकल जाता है। तभी इसी बीच अब शहजाद जो होता पूरी तरह से पढ़ाई के दहलीज पे पहुंच जाता है। पहुंच जाने की वजह से इधर अबू फैजल का जो खर्चा होता है पूरी तरह से बढ़ जाता है। वह चाहता है अपने बच्चे का जो दाखिला होता है अब वह दाखिला जाकर यहीं पास किसी मदरसे में करा दे, लेकिन दोबारा इधर खुद रुखसार या नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे का दाखिला किसी मदरसे में हो। अपने पति के सामने इस तरह की पेशकश करती है कि अपने बच्चा का दाखिला बड़े ही स्कूल में करवाया जाए, और काफ़ी बार जीत करती है। अबू फैजल जो होता है अब इधर रुखसार की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। होने की वजह से जो होता है पूरी तरह से जब टूट जाता है तो रुखसार अपने बच्चे की दाखिला जो होता है अब ले जाकर तौर तरीके से बढ़िया से एक कन्वेंट स्कूल में करवा देती है। और करवाने की वजह से अबू फैजल का जो पारिवारिक जो खर्चा होता है बढ़ जाता है, क्योंकि समय के हिसाब से रुखसार के जो रूप श्रृंगार होते हैं वह बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और यह बढ़ते हुए कदम को देख कर जो होता है पूरी तरह से अबू फैजल एकदम ज़िंदगी से ऊब जाता है, और इस तरह टूट जाता है। वह नहीं समझ पाता कि हमारे पारिवारिक जो खर्चा है आखिर बढ़ कैसे रही है, क्योंकि इस कमाई से हमारे पारिवारिक खर्चा तो चलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के बीच कभी कभी थोड़ी बहुत मनमुटाव के तहत झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन अबू फैजल जब जानता कि हमारी पारिवारिक जो खर्चा है अब इस नौकरी से चलने वाला नहीं है, और समझ जाता, समझने की वजह से इतना परेशान हो जाता है कि उसी परेशानी से निजात पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाता है। तभी उसकी नज़र में उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है जो मौके पर नेपाल के ही जो काठमांडू पड़ता है, वही एक जाना माना फैक्ट्री होता है, उसी में काम करता है। लेकिन पहले जो होता है अबू फैजल के ही कंपनी में जूता फैक्ट्री में जाकर वह साथ काम किया करता है, लेकिन काफ़ी साल पहले जो होता है काठमांडू जाकर काम कर रहा होता है। इसकी खबर जैसे ही अबू फैजल को लगता है, अबू फैजल जो होता है उसी वक्त फिर फ़ोन मिलाकर अपने दोस्त संपर्क करता है, अपने सारे दुखड़े जो होता है अपने दोस्त को सुना देता है। उसके दोस्त के दिल में दया भावना जाग जाती, कहने लग जाता कि दोस्त तुम चिंता क्यों करते हो, तो हमारे पास आ जाओ, और तुम्हारे लिए हमारे कंपनी में नौकरी के लिए रास्ता तो खुला है, यहाँ तुम्हें काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। अब यह बात जैसे अबू फैजल सुनता उसी वक्त अपनी नई नवेली बेगम रुखसार के पास आता है, अपने दिल की बात रखता है। पहले तो रुखसार 1-2 बार नानुकुर करती है, कहने लग जाती है कि तुम्हारे बगैर हमारे दिन और रात और ज़िंदगी कैसे चलेंगे। लेकिन अबू फैजल जो होता है अपनी बेगम को इस तरह मना दना लेता है, जिसकी वजह से उसी वक्त परमिशन दे देती। और परमिशन देने के बाद जो होता है इधर अपना झोला झम्मा लेकर काठमांडू निकल जाता, अपने दोस्त के साथ जाता है और कंपनी में काम करता है। और काम करने के बाद कुछ महीने बाद उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। आने की वजह से जो होता है अपने हिस्से के जो आय हुए इनकम होते हैं अपनी पत्नी नई नवेली बेगम के हाथों में रख दिया करता था। अब इधर खुद ज्योति रुखसार अपने बच्चे और अपनी परवरिश और अपने शौक श्रृंगार के खर्चे तौर तरीके से देख लिया करती थी। लेकिन जैसे ही 3 से 4 दिन का वक्त बीतता तो अबू फैजल जो था अपनी बेगम रुखसार के मोबाइल पर फ़ोन करके आए दिन बात कर लिया करता था। दोनों का सिलसिला यूं ही चलने लग जाता है, और जब चलने लग जाता है रुखसार को लगने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से खुशमय है। लेकिन हाँ, जैसे ही अब यहाँ साल बीतने का होता है तो इसी बीच रुखसार को पूरी तरह से यकीन हो जाता कि हमारी ज़िंदगी में सारे खुशी हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, हमारा अपना परिवार कमाता धमाता है, हमारे घर के से परिवार बहुत खुशी में चल रहा है। लेकिन हाँ, जो रात की ज़रूरत है वह ज़रूरत के लिए तो पति तो नहीं दिख रहा है।
उसके शारीरिक उमंगें जो होती हैं इस तरह उफान मांगती है और मांगने की वजह से इतना परेशान हो जाती है कि उसके लिए रात जो होता है पूरी तरह से भारी पड़ जाता है। उसी भारीपन को दूर करने के लिए अब रुखसार जो होती है उसी दिन ठान लेती है कि बस हमें एक चीज़ की सख्त ज़रूरत है, वह नए मर्द की, और वह मर्द हमें वह मिलना चाहिए जो हमारी ज़रूरत भी पूरी करे और साथ में हमारे सारे शौक भी पूरे करे। और उसकी नज़र में ऐसे कोई लड़का दिखता तो नहीं है, काफ़ी दिन तलाश करती है। तब एक दिन अपनी मार्केट पहुंचती है 9 बजता, तो वहीं मौके पर कुछ सब्ज़ी पानी ले रही थी। उसी के सामने एक युवक आता है और उसी वक्त उसका हाथ उस युवक पर पड़ जाता है। लेकिन जैसे ही उस युवक का चेहरा देखती है रुखसार, देखने के बाद उसका दीवाना सा हो जाती है। उसी दिन ठान लेती है कि बस करो, यह युवक हमारे लिए परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन उससे मीठी मीठी बात इतनी तराकी से कर देती है कि वह लड़का जो होता है उस समय अपने सारे बात बता देता है। कहने लग जाता कि हमारा नाम है शाहरुख, हम इसी 9 बस्ता के जो गल्ला मंडी है उसी में रहते हैं और वहीं पास मेहनत मजदूरी भी करते हैं। हमारा अपना परिवार में हमारी अपनी मम्मी भी है और टोटल हमारे 2 भाई भी हैं। लेकिन हमारे परिवार का जो खर्चा वो हमारे ऊपर नहीं, बल्कि खुद हमारे छोटे भाइयों को बड्डी फट है, क्योंकि हमारी जो अपनी मम्मी, हमारे जो अपने दोनों भाई हैं हमसे काफ़ी खिलाफ रहते हैं, क्योंकि हम जो कमाते हैं सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं, शौक श्रृंगार के खर्च खुद उठा लेते हैं। लेकिन यह बात जैसे ही अब रुखसार सुनती उसको भी समय आ जाता है शाहरुख जैसा युवक हमें नहीं मिल सकता। उसी वक्त कैसे ना तैसे कर कर रुखसार जो होती है अब शाहरुख का मोबाइल नंबर लेती है। शाहरुख की जो उम्र होती है लगभग 25 साल और रुखसार की जो उम्र होती है लगभग 27 साल के आसपास होता है। उम्रदार होने के नाते दोनों वहीं बात करते हैं। बात करने के बाद रुखसार अपने घर पहुंचती है, लेकिन सारा धारा काम छोड़कर अब शाहरुख के कॉल के बात करना शुरू कर देती है। और जब करने लग जाती है तो इधर शाहरुख के मन में रुखसार की बात इस तरह चढ़ जाता है, चढ़ने की वजह से रुखसार जो होता है अब रोज़ का सिलसिला बना लेता है अब बात करने का। कभी रात हो कभी दिन हो, घंटे दोनों के बीच बात चलता रहता था। लेकिन दूसरी तरफ शाहरुख को पता चल जाता है कि इधर रुखसार का अपना जो शौहर है वह तो मौके पर नेपाल रह रहा है और रुखसार घर में अकेली अपने एक बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही है। और इस तरह का खबर शाहरुख जब पाता है और पाने के जांच जो होता है उसी वक्त मौका निकालता है, खुद जो होता है रुखसार के घर पहुंचता है। उसका अपना बेटा मिलता है सामने और मिलने के बाद उसको कुछ पैसे पड़े, वह चॉकलेट लेकर चला जाता है। लेकिन इधर मौका पाती खुद जो होती है रुखसार अब शाहरुख से मीठी मीठी बात करने में लग जाती और यह सिलसिला चलने लग जाता है। और तभी एक दिन दोपहर का टाइम होता है, तो उसी वक्त शाहरुख दंदना कर पहुँचता। घर में ना उसका अपना बेटा होता है ना घर में कोई होता है, पूरा खाली होता है। होने की वजह से घर के अंदर घुसता तो पता चलता है रुखसार एक ही कपड़े में बाहर निकलती है और इस अवस्था को देखता है शाहरुख दीवाना हो जाता है। वहीं जो होती है खुद रुखसार शाहरुख को इशारा मार देती है। वह समझ जाता है आगे हमें करना क्या है। शाहरुख रुखसार को लेता ले जाकर उसके बेडरूम में उसके साथ अनैतिक संबंध बना देता है। और यह सिलसिला जो होता है बेधड़क और रुखसार और शाहरुख का चलने लग जाता है, क्योंकि शाहरुख जब भी घर में पहुंचता है तो सबसे पहले उसका जो बेटा होता है चाचू चाचू कहकर करीब जाता है, उसके हाथों में चॉकलेट पैसे पड़ा देता है। और जो होता है इधर शहजाद सामान लेने के लिए दुकान पे चला जाता था और मौके का फ़ायदा दोनों उठाने लग जाते थे। अब यह सिलसिला लगभग कई महीनों का चलता है। लेकिन इसी बीच इनके प्रेम संबंध के जो चर्चे होते हैं पूरे मोहल्ले में गूंज जाते हैं। गूंजने की वजह से लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तभी 1 साल जैसे बीतता तो उसी वक्त अबू फैजल जो होता है काठमांडू से लौट आता है। लौट आने के बाद अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत तरीके से व्यवहार के साथ रहता है। लेकिन इधर जो होती है खुद रुखसार कभी भी अबू फैजल को शंका तक नहीं होने देती कि हमारे बीच किसी के साथ रिश्ते पनप रहे हैं। लेकिन इसी बीच कैसे न तैसे खबर अबू फैजल को लग जाता है कि हमारी पत्नी किसी युवक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। या खबर पाने के बाद अबू फैजल जो था अपनी पत्नी से जब इस तरह के सवाल जवाब करता है तो उस समय खुद डरा कर चढ़ जाती, कहने लग जाती कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि खुशी में ज़िंदगी बीते। आखिर तुम उसकी बात क्यों सुनते हो? अपनी भी ज़िंदगी हमें जीने दो। ऐसा कुछ नहीं है, बस लोग चाहते हैं कि हमारी पति पत्नी के बीच दरार पड़े। क्या तुम यही चाहते हो? लेकिन यह बात अबू फैजल सुनता है। सुनने के बाद उसके मन में एक विश्वास तो जगता है, लेकिन शंका तो बैठ जाता है और उसी वक्त मुँह मोड़ के चला जाता है। लेकिन उस शंका की सच्चाई जानने के लिए खुद जो होता है अपनी पत्नी के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। और उसी दिन से जो होता है जज मऊ में जो एक जूता फैक्ट्री होता है उसी में जाकर दोबारा काम करना शुरू कर देता है। अब उसी का मकसद अलग हो जाता है। वह चाहता है कि अब यहाँ रहकर अपनी पत्नी के साथ खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। लेकिन कुछ दिन का जब वक्त बीतता है, बीतने के बाद एकाएक बिना बताए
कंपनी से छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचता, लेकिन जैसे घर के अंदर दाखिल होता अपने बेटे शहजाद को आवाज़ लगाता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन जैसे दरवाजे के पास पहुंचता, देखता दरवाज़ा तो खुला हुआ है और दरवाजे पर हाथ मारता तो दोनों पल्ला अलग हो जाता है। घर के अंदर नज़र मारता है तो उसके सामने एक युवक पड़ा होता है और उसकी पत्नी खुद उस युवक के करीब होती है। अब इस तरह की नज़ारा देखकर अबू फैजल वहीं पूरी तरह से अपने होश हवास खो बैठता है, लेकिन शाहरुख होता है वही, और वहाँ से 9 तो 11 हो जाता। अपनी पत्नी को पाता है, वहीं पिटाई कर देता है और तरह तरह के धमकियाँ देना शुरू कर देता। आज के बाद तुम्हारी उसकी दूरी पूरी तरह से ख़त्म है। लेकिन इसी बात को लेकर अबू फैजल और साथ में रुखसार के बीच आए दिन झगड़े तकरार चलते हैं। लेकिन इधर ना रुखसार शाहरुख के बगल रह पाती और ना शाहरुख अब रुखसार के बगल रह पाता। दोनों एक दूसरे के लिए पागल सा हो जाते हैं, पाने के लिए बेकरार सा हो जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच जो दूरियां होती हैं, अब चोरी छुपे दोबारा मिलना जुलना अब चलने लग जाता है। और चलने की वजह से इधर जो था खुद अबू फैजल अपने घर पहुंचता तो नशे में पहुंचता, और पहुंचने के बाद शाहरुख का नाम लेकर रुखसार की पिटाई ज़रूर कर देता है। अब यह सिलसिला चलते चलते कई महीनों के जब वक्त बीतता है, बीतने के बाद जो होता है ठीक इधर रुखसार अब जैसे 20 जनवरी अब साल 2019 का दिन होता है, तो उसी दिन अपने पति से झगड़े तकरार इस तरह करती है कि अपने ही बेटे को लेकर अपने ही मायके अब राजीव नगर पहुंच जाती है। और पहुंचने के बाद जो होता है इधर अपने कंपनी से जब वापस लौटता है अबू फैजल, तो समझ जाता कि वह तो अपने मायके गई होगी। और उसी वक्त अबू फैजल अपने ससुराल पहुंचता, अपनी सास से मुलाकात करता है और उनकी ही बेटी के बारे में सारी पोल खोल देता। लेकिन वह जब सुनने के बाद उनको भी यकीन हो जाता है, अपनी बेटी को समझाती बुझाती है, लेकिन उनकी जो बेटी होती है वह वहीं कसम खा लेती है अब दोबारा अपने शौहर के साथ अपने ससुराल तो नहीं जाएंगे। लेकिन उस दिन से अबू फैजल अपने कमरे पर चला आता है। लेकिन इधर पूरे का पूरा 9 दिन का वक्त बीत जाता है, और जब 9 दिन का वक्त बीत जाता है तो ठीक 29 जनवरी साल 2019 को ही दोबारा अपने ससुराल पहुंचता है। और जब पहुंचता तो पता चलता है इधर जो होती है खुद रुखसार का पता नहीं है, वह समझ जाता कि बस करो शाहरुख के साथ उसके कमरे पर होगी। अब उसी वक्त खुद अबू फैजल अपनी सास को लेता है, लेने के बाद ले जाकर दंदना कर नौबस्ता के ही इलाके में पहुंचता है, जहां पर शाहरुख का अपना खुद का मकान होता है। और जैसे दाखिल होता पता चलता उसी मकान में इधर उसकी अपनी बेगम रुखसार होती है। दोनों को पाने के बाद वहीं 3-4 बात कहता, समझा बुझाकर अपने घर ले जाना चाहता, लेकिन वहाँ से रुखसार तो मना कर कह देती है कि हम अपने मायके ही जाएंगे। वह तो चली जाती है। लेकिन जैसे ही एक दिन का वक्त बीतता है, यानी कि वही 1 फरवरी साल 2021 का अब सुबह का टाइम होता। सुबह के टाइम में इधर अबू फैजल जूता फैक्ट्री चला जाता है, लेकिन वहाँ तो उसका मन नहीं लगता है। लेकिन दूसरी तरफ रुखसार की जो अपनी मम्मी होती है अब शमशाद बेगम मौके पर अपनी छोटी बच्ची को लेकर वहीं पास एक डॉक्टर होते हैं उन्हीं के पास दिखाने के लिए गई हुई थी। लेकिन जैसे ही अब 3 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त अबू फैजल जो होता है सीधा का सीधा अपने ससुराल पहुंचता है। और सामने जब पहुंचता है तो देखता दरवाज़ा तो खुला हुआ है, उसके मन में काफ़ी तरह की शंकाएं बढ़ जाती हैं। अंदर जाता है, उसके सामने उसका अपना बेटा शहजाद दिखाई देता है। शहजाद से कुछ 3-4 बात करता है, लेकिन शहजाद कुछ ऐसी बात कह देता है जिसकी वजह से उसके मन के तरंगे बड़ी तेज़ नफड़े मारना शुरू कर देती हैं। और इधर जो होता खुद अबू फैजल अपने बेटे को कुछ पैसे देकर बाहर भेज देता। लेकिन जैसे ही जिस कमरे में रुखसार बैठी होती उसी कमरे में पहुंचता है तो रुखसार को देखता उसका माथा पूरी तरह से चढ़ सा जाता है, क्योंकि वह जिस तरह बैठी उस अवस्था को देखकर समझ जाता है कि रुखसार बैठकर ठीक अपने प्रेमी का सज धंवर कर इंतजार कर रही होती है। और यही बात का जिक्र जो होता है अबू फैजल जब करता है तो इसी बात को सुनकर वहीं दंदना कर खुद रुखसार खड़ी हो जाती, कहने लग जाती है कि अब हमारी ज़िंदगी में तुम दखल देना छोड़ ही दो, तुम्हारे लिए इतनी सी खैरियत बच रही है। और जैसे इस तरह की बात सुनता है अबू फैजल वहीं पर तुरंत लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है। तो उसी बीच उसके सामने एक सिलबट्टा दिखाई देता है, उसी के करीब उठाता है। उठाने के बाद खुद अपनी पत्नी के सर पर वही 3-4 बार काफ़ी तेज तर्रार से प्रहार करता है, जिसकी वजह से चीख चिल्ला पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ दरवाजे पर अबू फैजल की अपनी जो सास होती है इधर शमशाद बेगम दरवाज़ा पीटने लग जाती है। लेकिन तब तक सारा काम अंदर हो चुका होता है। तो उसी वक्त सिलबट्टा लेकर अपने हाथ में अबू फैजल बाहर निकलता है, अपनी ही सास के सामने कह देता है कि सास दी हमें भी इस दुनिया से जुदा कर दो।
और वहीं रखकर वहां से तुरंत पुलिस थाने पहुंच जाता। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई अबू फैजल लगता है सुनने के बाद पुलिस की टीम पूरी तरह सन्न रह जाती है और उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है अबू फैजल को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ कानपुर के न्यायालय में पेश कर देते और न्यायालय में अबू फैजल के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं, हमारे जो ऐसे भाई हैं, हमारी वीडियो में लगातार कमेंट करते हैं और लगातार वीडियो को वॉच करते हैं, जिसमें दीपक कुमार ठाकुर जो मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं और राजीव कुमार शर्मा जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के रहने वाले हैं और इधर अजय कुमार त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और इधर नीरज कुमार वर्मा जो इधर बिहार के ही पटना ज़िले के रहने वाले हैं। दोस्तों अगली बार आपका नाम जरूर लिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।